हिंदी साहित्य वैभव 2020 से 21 साल का प्रथम पीयूसी पाठ 9 राष्ट्र का स्वरूप। इस पाठ का लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। बच्चों, मेरा नाम अप्पामणि NN, हिंदी उपन्यासक, विद्या ज्योति गर्ल्स PU कॉलेज होंगसंद्रा बेंगलुरु। पाठ 9 राष्ट्र का स्वरूप। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का परिचय प्राप्त करेंगे बच्चों। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में लखनऊ के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। आपने सन 1929 में MA तथा सन 1941 में PhD और सन 1946 में DLit की उपाधि प्राप्त की। अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था। आप भारतीय साहित्य एवं संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में विख्यात हैं और वासुदेव शरण जी इन्होंने सन 1967 में आपका निधन हो गया। आपकी प्रमुख कृतियां हैं कल्पवृक्ष, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, माता भूमि आदि इनका प्रमुख कृतियां हैं। These are the important books of वासुदेव शरण अग्रवाल। आगे देखें बच्चों, इस पाठ का आशय क्या होता है। प्रस्तुत निबंध आपके पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। दिस स्टोरी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द निबंध, द बुक निबंध पृथ्वी पुत्र। It is called ಪೃಥ್ವಿ ಪುತ್ರ. From here it is taken. ಇದನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಬಂಧ ಪೃಥ್ವಿ ಪುತ್ರ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿಬಂಧ ಲೇಖನದಿಂದ ಇದನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು। इस निबंध में लेखक ने यह बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर बनता है। ನಿಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವರೂಪವು 3 ತತ್ವಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕೂಡಿದೆ। ಯಾವುದ್ಯಾವುದದು? ಭೂಮಿ, ಜನ್ और संस्कृति, अर्थ, पीपल एंड द कल्चर। भूमि को माता के रूप में मानना और स्वयं को पृथ्वी का पुत्र मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन का दृढ़ संबंध होना चाहिए।
इसके साथ साथ संस्कृति के विषय में लेखक ने मार्मिक विचार प्रकट किए हैं। विद्यार्थियों को राष्ट्र के स्वरूप से भली भांति परिचित कराने एवं उनमें राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के उद्देश्य से इस निबंध का चयन किया गया है। इस निबंध का उद्देश्य क्या मालूम हो गया बच्चों? राष्ट्र के स्वरूप से भली भांति परिचित कराने एवं उनमें राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के उद्देश्य से इस निबंध का चयन यहाँ पर किया गया है। जिसके पहले हम कठिन शब्दार्थ देखेंगे। बलवती, बलिष्ठ, बलिष्ठा, बलवती, बलिष्ठा और आधोपंत, आधोपांत, आधोपांत, आधोपांत का मतलब क्या? आरंभ से अंत तक, ओपनिंग टिल क्लोज। नेक्स्ट सांगोपांग, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूपದಲ್ಲಿ परिवर्धित, जिसमें वृद्धि हुई हो, परिवर्धित जिसमें वृद्धि हुई हो, इन दैट इट इज प्रोग्रेस्ड। अभ्युदय, उन्नति, प्रोग्रेस, वृद्धि, ಬೆಳವಣಿಗೆ। अनगढ़, बेडौल। तादात्म्य, एकता, समर्पण, यूनाइटेडली सैक्रेड। संततवाही, निरंतर, ऑलवेज, सदा। कंबन, सिर रहित धड़, सिर रहित धड़। विटप, पेड़, वृक्ष, ट्री। संवर्धन, उन्नति करना। आगे देखें बच्चों, कठिन शब्दार्थ अभी भी आपको समझ में आ गई है ना? आगे देखेंगे। भूमि, क्या है? भूमि। इसमें पहले भूमि दिया है। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन में राष्ट्र का स्वरूप बनता है। जो राष्ट्र का स्वरूप कैसे बन जा सकते हैं बच्चों? जन, भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति, है ना? भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से क्या होता है? राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया। कौन किया? देवों ने किया है। वह अनंत काल से है, बहुत पुरातन से हैं। आज का नहीं है, बहुत पुरान से। अच्छा, और उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या होता है? भौतिक रूप, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होने पर आवश्यक कर्तव्य है। और भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की
विचारधाराओं धाराओं की जननी है। किसका जननी है? ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी जो उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पलवित होगा। जो राष्ट्रीयता की झंडे पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। जो यहाँ हमको पता है कि जैसे डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल मशहूर इतिहासकार हैं और प्राचीन भारत के विद्वान हैं। इन्होंने प्रस्तुत निबंध में राष्ट्र का स्वरूप, तत्व और लक्षणों के बारे में लिखा है। लेखक ने भारतीय संस्कृति की भी चर्चा की है। भूमि और उसके निवासी तथा उनकी संस्कृति का मिलन ही राष्ट्र है। जो भूमि को हमारे ऋषि मुनियों ने माता कहा है और पृथ्वी संतान को पुत्र कहा गया है। भूमि अपनी संतान को जीवित रखने के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को देती है। इसलिए भूमि को वसुंधरा कहते हैं। भूमि पर नद, नदी, टीले, पहाड़, तालाब, पोखरा, कुएं, बावड़ियां, झरने, प्रपात, पेड़ पौधे, पशु पक्षी हैं। इनसे प्रकृति का संतुलन बना रहता है। मनुष्य को पानी, आहार मिलता है। भगवान ने प्राकृतिक संपदा देकर मानव जाति के जीने की कई सुविधाएं उपलब्ध कराई है। और जैसे मैंने और एक बार बोलूंगा, उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, है ना बच्चों। हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघजलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणालता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन का क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। सो इफ देयर इज नो रेन, all our earth will become dry, is it not? धरती माता को की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा।
लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं की पृथ्वी के गर्भ में पोषण कर रहा है. सो मेनी ऑफ द इंटीरियर्स इन द अंडर द अर्थ वी कैन सी, राइट. सो दोज ऑल विल बी प्रोटेक्टेड बाय द अर्थ. पोषण. नेक्स्ट, जिसका पोषण मिला है, किसका पोषण? धरती का पोषण किसको मिला है? धातुओं को. दिन रात बहने वाली नदियां ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है. हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है. पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं. नाना भांति के अनगढ़ नग बिंदन और विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं. उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, जब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, वे अनमोल हो जाते हैं. देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है. अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है. पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए. राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं. और विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है. यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए. हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रहे. तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूपमंडल प्राप्त किया जा सकता है. अभी जन मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है. पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है. पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, जिनके कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है. पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है. माता भूमि ही
पुत्रोऽहं पृथ्व्याः, भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूं। यहां से हमको पता है कि जो कुछ जन, अभी हम यहां से पढ़ा था भूमि, आगे है जन। भूमि से क्या कहलाई है? राष्ट्र का दूसरा अंग है जन, अभी है ना बच्चों। पहले हम पढ़ा था भूमि को हमारे ऋषि मुनियों ने माता कहा है। जैसे पृथ्वी संतान को पुत्र कहा गया है, भूमि अपनी ये संतान को जीवित रखने के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को देती है, इसलिए भूमि को वसुंधरा कहता है। भूमि पर नद नदी, टीले, पहाड़, तालाब, पोखर, कुएं, बावड़ियाँ, झरने, प्रपात, पेड़ पौधे, पशु पक्षी हैं। इनके प्रकृति का संतुलन बना रहता है। मनुष्य को पानी आहार मिलता है। भगवान ने प्राकृतिक संपदा देकर मानव जाति की को क्या किया है? जीने की कई सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ, ಇದರ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ, ಅದರ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವ ಜನ ಮತ್ತು ಜನರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವುಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನವೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವರೂಪ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇವತೆಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಆನಂತರ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಅದರ ಭೌತಿಕ ರೂಪ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಪೃಥ್ವಿ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧಾರೆಗಳಿಗೂ ಜನನಿ. ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಈ ಭೂಮಿಯೊಡನೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಬೇರು ಈ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿಸುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವನೆಯ ಬೇರು ಪಲ್ಲವಿತ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪೃಥ್ವಿಯ ಭೌತಿಕ ರೂಪವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯ, ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಪೃಥ್ವಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ, ಪೃಥ್ವಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಯನ ಜಾಗರಣಶೀಲವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳವೇ ಆನಂದದಾಯಕ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ಭೂಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅಮೂಲ್ಯ ನಿಧಿ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಅವಳನ್ನು ವಸುಂಧರೆ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ. ವಸುಂಧರಾ ಪುಕಾರ್ತೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳಿಂದ ಪರ್ವತ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸವೆಸಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಜಡವಸ್ತುಗಳು, ಕುಶಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ, ಶಿಲ್ಪಗಳಿಂದ, ಕುಶಲ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಪರ್ವತಗಳನ್ನು, ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತದಿಂದ ಜನಿಸುವ ಪ್ರವಾಹಗಳು,
ಸೂರ್ಯನ ಹೊಂಗಿರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೂಮಂಡಲದ ಸುತ್ತಲೂ ಹರಡಿರುತ್ತೆ. ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುವ ಜಲಚರಗಳು ಮತ್ತು ರತ್ನಗಳ ರಾಶಿಗಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದು ಹೊಸ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹರಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೂಪಮಂಡನ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕಿಯಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರು ಅಲ್ವಾ. ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪರ್ ನಿವಾಸ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಜನರು ಅಂತೇಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾ ದೂಸರಾ ಅಂಗ ಹೈ. ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಗ ಜನ. पृथ्वी हो या मनुष्य ना हो जो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है. पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है. पृथ्वी ಮತ್ತು ಜನ ಎರಡೂ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती हैं. ಜನರಿದ್ದರೆ ತಾನೇ ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र हैं. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ, ಜನರು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಲಿ, ಮಾತಾ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರೋಹಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಹ. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮಾತಾ, ನಾನು ಅವರ ಮಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎರಡನೇ ಅಂಗ. ಮೊದಲನೇ ಅಂಗ ಯಾವುದು? ಭೂಮಿ. ಎರಡನೇ ಅಂಗ ಯಾವುದು? ಮನುಷ್ಯ. ಪೃಥ್ವಿ ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಅಸಂಭವ ಅಲ್ವಾ. ಭೂಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಜನ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಮ್ಮಿಲನವೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ. ಜನರಿಂದಲೇ ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಪೃಥ್ವಿಯೇ ಮಾತೆ, ಜನರೇ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಯಾವುದು? ಮಾತಾ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರೋಹಂ ಪೃಥ್ವಿಯಾಹ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. जनके हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है. इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होता है. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾವ ಯಾವಾಗ ಸಶಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತರಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸ್ವರೂಪ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं. इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं. जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है. जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है. ಯಾವಾಗ ಜನರ ಹೃದಯ ಈ ಭೂಮಿಯೊಡನೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆಯೋ
ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಯನದ ಭಾವನೆ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತೆ. ಹೇ ಭೂಮಾತೆ, ನಿನಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಹೇ ಪೃಥ್ವಿ ಮಾತೆ, ನಿನಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಪ್ರಾಣದ ಭಾವನೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಮದ ಭಾವನೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನಮೋ ಮಾತ್ರೇ ಪೃಥ್ವೀಯ, ನಮೋ ಮಾತ್ರೇ ಪೃಥ್ವೀಯ. माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है. वी हैव हर्ड दैट. मातृभू शत शत बार प्रणाम. जैसे यहाँ कहते हैं माता पृथ्वी को प्रणाम है, जो माता पृथ्वी को प्रणाम. क्यों हम ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि सभी सुविधाएं पृथ्वी ने हमको दिया है. जो पृथ्वी पर जन वास करते हैं, जन ने क्या किया है? अपना कृतज्ञता का भाव से यह कह सकते हैं कि नमो मात्रे पृथ्वीयै, नमो मात्रे पृथ्वीयै. अर्थात माता पृथ्वी को प्रणाम है. और आगे में यह कह सकते हैं कि प्रणाम भाव ही, जो प्रणाम भाव से ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಮದ ಭಾವದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾತೆಯ ಸಂಬಂಧ ಪುತ್ರನ ಹದತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಮಾತೃಭೂಮಿಯೊಡನೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮೊದಲು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಜನರ ಪ್ರವಾಹ ಅನಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಈ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಅಮೃತದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಜನಜೀವನವು ಅಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है. और क्या कहते हैं? इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भावन तैयार किया जाता है. इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है. इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है. जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है. माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है. वह एक निष्कारण धर्म है. स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधः पतन को सूचित करता है. जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है
उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। इंपॉर्टेंस, ध्यान देना चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। बसने वाले जन कैसा है? बराबर है। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय उदय के साथ जुड़ा हुआ है और वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र हैं। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबका एक जैसा अधिकार है। जो किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाव में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। तब तक सूर्य की रश्मियों नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पर हम देखे हैं जो अंश हैं। जैसे जब तक सूर्य की रश्मियों नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देते हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का सदा जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा, अर्थात जो कर्म और श्रम जिसके वक्त उत्तान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है, जो है निर्माण के लिए। यहाँ जो हमारे वेल्लवकूड़ा जनरा
ಪ್ರವಾಹ ಅನಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ರಶ್ಮಿ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಈ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಅಮೃತದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಜನಜೀವನವು ಅಮರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಏನು. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಭೂಮಿ ಆಯಿತು, ಜನ ಆಯಿತು, ಈಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾ ತೀಸರಾ ಅಂಗ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೂರನೇ ಅಂಗ ಯಾವುದು? ಸಂಸ್ಕೃತಿ. मनुष्यों ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है. बिना संस्कृति के जन की कल्पना कमबंद मात्र है. संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है. संस्कृति के निवास जो विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है. राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है. यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए. जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है. संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है. ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है. भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं. जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है. जो प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित और संस्कृति का विकास करती है. इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है. जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं. जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, जैसे उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं. समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है और जिसके अलावा साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं. आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है. यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक
आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वसत्याकार है। क्या होता है? राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकार, हेल्दी, वेल्दी। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन और अपने वरदान से पुष्टि करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। उस राष्ट्र को क्या करते हैं हम? स्वागत करते हैं। ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ವಾ? ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೂರನೆಯ ಅಂಗವೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಿಂದ ಮಾನವನು ಯಾವ ಸಭ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೋ ಅದೇ ಅವನ ಜೀವನದ ಉಸಿರು. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜನ ಜೀವನದ ಕಲ್ಪನೆ, ಶಿರವಿಲ್ಲದ ಶರೀರವಿದ್ದಂತೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಜನರ ಶಿರಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮೆದುಳು. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯುದಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ, ಸೌಹಾರ್ದ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಜನ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ದೂರವಾದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಲೋಪ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೀವನವೆಂಬ ಮರದ ಹೂವೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ, ಕೆಲಸ ಇವೆರಡರ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಾಂಗದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲ ಆಧಾರ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಅಥವಾ ಸಮನ್ವಯತೆ. ಸಮನ್ವಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೀವನವೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು. ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಜನ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ದೂರ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಈ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜ್ಞಾನ, ಕರ್ಮ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ
ಈ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಮಾತೃಭೂಮಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜ್ಞಾನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜನಾಂಗದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವುಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ ಆಗಿರುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಪ್ರತಿಭೆಯಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಇತಿಹಾಸ, ಧರ್ಮ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಹಜವಾದ ರೀತಿಯ ಹೌದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ Dr. Vasudev Sharan Agarwal is a noted historian and a scholar in ancient India. In this essay, he has written about the identity of the nation, its qualities and characteristics. He has also commented on Indian culture. Land and its inhabitants and their culture make up a nation. The land has been termed as our mother by sages and saints, while the offspring of the earth has been termed the sun. Land gives all the necessities for its offspring to survive. Therefore, the land is also known as Vasundhara, one of the nourishes. Vasundhara means on the land we can find rivers and streams, hillocks and mountains, lake, wells and ponds, rivulets, trees, forests, animals and birds. These maintain the balance of nature. Man is able to procure water and food from nature through these gifts of nature. By giving mankind a great and bountiful nature, God has given mankind many facilities in order for him to lead a good life on earth. Another element of a nation is its people. So we have learned the earth. Now let me go for the people. So another element is, the first element we have earth, the second element we have people. The people who live on the land, they have been referred to as the sons of the soil. For these people, the land that they live on is their mother. Looking after her offspring is the duty of mother. Serving the mother and taking care of her interest is the duty of a son. Thus, the relationship between the land and its people is unbreakable. In India, the land is often referred to and known as motherland only if we protect the animate and inanimate, the flora and fauna, and take care of nature will naturally take care of us. Therefore, the protection and conservation of nature is everyone's duty. Now, the third element of nation is culture.
This is a very important element that constitutes a nation. Whatever good there is life is known as culture. Literature, arts, thoughts, and philosophy, all taken together, constitute culture. Just as we have the internal or a personal and the external or a public in life, so also in the culture there are two parts: the cousin, the houses, daily chores, and places of worship are all part of external features of the earth. And also, the pleasure derived from literature of or music, the pleasing effect of the fine arts are also, it is representative of the internal or personal, that is future of culture. Our ancestors had shown great promise in the fields of literature, arts, music, and science. We must keep up that tradition. We must also be hopeful with respect to the future. Learning from our mistakes of the past and living in the present, we must move towards the future with the ambition and hope. In this endeavor, our culture will always be with us. बच्चों, हम यहाँ तक जो हमारे पूर्वजों ने साहित्य, कला, संगीत, शास्त्र आदि जैसे हमको दिखाई थी, हमें उस परंपरा को निभाए रखना चाहिए। भविष्य के प्रति आशावादी होना चाहिए। भूतकाल से सबका सीखते हुए वर्तमान को साथ लेकर अपने उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होना है। इस कार्य में संस्कृति सदा हमारे साथ है। अभी हमको पता है राष्ट्र का पहला अंग भूमि, दूसरा अंग जन, तीसरा क्या होता है? संस्कृति। ये सबको हम क्या करना है? जो अपने वरदान, इसी वरदान से पुष्टि करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। इसीलिए हम कहाँ हैं? हम भारत भूमि में हैं। जो भारत जन है हमको क्या कहते हैं? भारतवासी कहते हैं। इसलिए सब छात्रवृंद यह आप पुनर्मनन करके और एक साथ बोलोगे, भलो भारत माता की जय। है ना बच्चों? सबको मेरा धन्यवाद।